हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुआ हूं 68वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 के गेस प्रश्न को लेकर के। यहां पर मैंने कुल मिलाकर 15 प्रश्नों को गेस किया है और उम्मीद है कि इसी 15 प्रश्न में से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ गेस किया हुआ प्रश्न है। यह ओरिजिनल प्रश्न नहीं हो सकता है। कहने का मेरा मतलब है कि जो प्रश्न मैंने गेस किया है, यह प्रश्न या तो एग्जाम में हूबहू हो सकते हैं या इसका कोई एक अंश पूछा जा सकता है, या इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने प्रश्न तैयार किया है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें मिलती जुलती प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। यदि आपको इन प्रश्नों के अलावे भी कुछ प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि और भी दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है 68वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, तो आप अवश्य उन प्रश्नों को भी तैयार करें, पढ़ें और याद करें। यहाँ पर मैंने जो भी प्रश्न लिया है अपने स्वविवेक के हिसाब से लिया है। उम्मीद है कि वह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है 68वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप अपना स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए इन प्रश्नों को पढ़ना अथवा ना पढ़ना समझेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्न पर। 3 खंड में से पहला खंड है जिसमें आप जानते हैं कि भारतीय संविधान से रिलेटेड बातों को यहाँ पर पूछा जाता है। मैंने कुल मिलाकर 6 प्रश्न भारतीय संविधान से रिलेटेड जो है कि गेस किया है। 6 में से पहला प्रश्न है, हाल के दिनों में भारतीय राजनीति में विधायी प्रक्रिया, ठीक है, विधायी प्रक्रिया की उपेक्षा करने के क्रम में अध्यादेशों के उपयोग की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, अध्यादेशों के उपयोग की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। देश के शासन पर इस प्रवृत्ति के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विधायी प्रक्रिया की उपेक्षा करने का बात है और अध्यादेश के उपयोग की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। ये 2 बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए इसके बाद दूसरा प्रश्न जो मैंने लिया है कि भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, की आवश्यकता पर हाल की बहस के आलोक में व्यक्तिगत विनियमों से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रभावों तथा देश की राजनीति पर एवं शासन पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पर समान नागरिक संहिता जो है इसका मुख्य कीवर्ड हो गया। ठीक है, आइए उसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राज्यपाल का संवैधानिक पद केंद्र के एजेंट के रूप में अधिक झुक गया है? राज्यपाल और राज्य विधायिका के बीच संघर्ष एवं संघर्षण के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करें। इस प्रश्न को मैंने पिछले बार भी 67वें बीपीएससी के लिए गेस किया था, वहाँ नहीं पूछा गया, तो मैंने इस बार रहने दिया है। उम्मीद है कि यह प्रश्न इस बार आए परीक्षा में। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट चौथे प्रश्न पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संवैधानिक दर्शन का सार है, टिप्पणी करें। यानी यहाँ पर मुख्य आपका बिंदु हो गया प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना को आप विभिन्न बिंदुओं में विभिन्न आयामों में पढ़ लेंगे। प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों टॉपिक हुआ, मेन बिंदु हुआ। इससे रिलेटेड जितने भी आयाम में आप इस दोनों टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, कर लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न जो मैंने बनाया है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच प्रमुख अंतर क्या है? मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच टकराव को दर्शाने वाले संबंधित तथ्यों पर चर्चा कीजिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण और पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के कामकाज पर 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन के प्रभाव पर मूल्यांकन कीजिए। इस संशोधन के प्रभाव का जो है आपको मूल्यांकन करना है। आइए नेक्स्ट आपका दूसरा खंड है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के प्रश्न को।
प्रश्न संख्या 7 है, भारत में मानसूनी पवनों की उत्पत्ति में भौगोलिक कारकों के योगदान को बताते हुए इस क्षेत्र की जलवायु और अर्थव्यवस्था पर इन पवनों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो मानसूनी पवन जो है इस पर ये हो गया आपका पॉइंट टॉपिक, ठीक है। और इस मानसूनी पवन का जो है कि भौगोलिक कारकों के योगदान को बताते हुए मानसूनी पवन की जो उत्पत्ति है, इस मानसूनी पवन की उत्पत्ति में भौगोलिक कारक का जो है कि बताते हुए जो है कि जलवायु परिवर्तन और इस पवन का जो है अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर आपको चर्चा करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या जल जीवन हरियाली मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों, अटल भूजल योजना इत्यादि। मेरा यहाँ पर प्रश्न बनाने का उद्देश्य यह है कि जल से रिलेटेड कोई ना कोई जो है कि प्रश्न पूछा जा सकता है, अथवा मैंने और प्रश्न बनाया है कि वर्तमान में जल संकट एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर रहा है। जल संकट के कारणों पर चर्चा करें, यानी जल संकट होने का क्या कारण है, तथा सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय पर प्रकाश डालें। ये सब जो मैंने योजना का नाम लिया है, यही उपाय है सरकार द्वारा जो किए जा रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए अस्थायी समाधान के बिंदु को बताएं, यानी इससे अस्थायी समाधान कैसे हो सकता है, आपको इस पर लिखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। सतत एवं अस्थायी तकनीकों को अपनाने से संबंधित चुनौतियों को बताते हुए चर्चा कीजिए कि इन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है। यहाँ पर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और इसको बढ़ावा देने में जो है प्रौद्योगिकी की भूमिका पर आपको चर्चा करना है। तो ये सतत विकास आपका हो गया मेन टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 10, वैश्विक अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार पर चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को बताते हुए भविष्य की नीतियों एवं कार्यबल के विकास पर इसके निहितार्थों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, मनरेगा, पिछले साल जीविका पूछा गया था, इस बार मैंने मनरेगा ले लिया है। न केवल ग्रामीण बुनियादी ढांचों और संपत्ति के निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान देता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण मांग और रोजगार को बढ़ाने में भी मदद करता है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है आंशिक रूप से, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, वो मदद करता है। इस योजना से जुड़ी उपलब्धियां और मुद्दों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट तीसरा खंड, जैसा आप जानते हैं कि तीसरे खंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए यहाँ पर मैंने 4 प्रश्न लिया है, 4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं और मैंने 4 लिया है। उम्मीद है कि इन 4 में से 2 प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में मैच कर जाएंगे, लड़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल के वर्षों में क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत प्रसिद्ध हो गई है। इस कथन के आलोक में क्वांटम कंप्यूटिंग के विभिन्न उपयोगों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये हो गया मेन टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में जो है इलेक्ट्रिक वाहन का बाजार जो है तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो इसके अवसर और चुनौती का परीक्षण आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के उपयोग के नैतिक निहितार्थों पर जो है चर्चा करना है। तो यहाँ पर हो गया आपका AI टॉपिक, मेन टॉपिक हो गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 15 है, समय के साथ होने वाले भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास को बताते हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर भारत के अंतरिक्ष मिशन को, अंतरिक्ष कार्यक्रम को मैंने लिया है। तो वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए इस पर जो है आपको अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर जो है कि आपको चर्चा करना है। तो ये था हमारा आज का GS पेपर 2 से रिलेटेड गेस प्रश्न। कुल मैंने 15 प्रश्नों को ही गेस किया है और उम्मीद है कि इन्हीं 15 प्रश्नों में से जो है कि आपके प्रश्न मैच कर जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप
अपना विशेष बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, आपको लगता है कि यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है तो पढ़ेंगे, अन्यथा आप जो नियमित रूप से पहले से पढ़ते आए हैं उसी को पढ़ते रहेंगे। और उम्मीद है कि एग्ज़ाम सबका अच्छा जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।